हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वेल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक डिफरेंट ब्रांच ऑफ साइंस है बिकॉज ये एक ह्यूज साइंस है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, मैकेनिज्म्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएजेंट्स होते हैं, बहुत कुछ होता है, ओके। बट उस हद तक टॉपिक को समझने के लिए वी हैव टू फर्स्ट हैव द बेसिक नॉलेज, और बेसिक्स में हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा इफ़ वी हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक टू दैट एक्सटेंट। और इस वीडियो में हम एग्जैक्टली वही करने वाले हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, दैट इज फ्रॉम एन एटम, एंड देन वी विल गो स्टेप बाय स्टेप टू द वेरियस वंडर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। बहुत बेसिक क्लासेस में ये रियलाइज हुआ था कि एक एटम जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं। देयर इज अ न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर विच इज हैविंग प्रोटॉन्स एंड neutrons, and electrons are revolving around this positively charged center in their specified orbits, और इन orbits को हम लोग ने shells भी बोला था, और KLMN shells बोला था हमने इनको, राइट। सो आई थिंक ये बहुत बेसिक नॉलेज थी जो हमें पहले से पता थी, एंड ठीक है, वी वर डूइंग विद दैट। बट हायर क्लासेस में आके रियलाइज हुआ कि नहीं, इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है अपने सबशेल के अंदर, जस्ट लाइक SPDF subshells, ओके, जिसके अंदर भी स्पेसिफाइड ऑर्बिटल्स होती हैं, एंड एवरी ऑर्बिटल कैन कैरी अ टोटल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो एग्जैक्टली क्या है, वेयर इज दिस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट? सो बेसिकली जैसे आपका और मेरा एड्रेस होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट आवर एड्रेस वी हैव टू स्पेसिफाई द रोड नंबर, प्लॉट नंबर, फ्लोर नंबर। सिमिलरली फॉर एन इलेक्ट्रॉन we have to specify the shell number, the subshell, and also the orbital, okay? This exactly is where the electron is present inside the atom. तो ये basic idea हमें already है about how a structure of atom looks like. So किस सबशेल में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लाइक SPDNF, ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज कॉन्फर करता है तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को। बट राइट नाउ वी टॉकिंग अबाउट विच शेल इट इज प्रेजेंट इन, ठीक है। तो जो भी हमारा एटम होता है उसमें जो लास्ट शेल होता है, ओके, बिकॉज ऑफकोर्स KLMN शेल्स हमारे होते हैं, एंड ऑफकोर्स इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ओके, बट द लास्ट शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट is called the valence shell, okay, and the last electron, okay, it can be 1 2 3 whatever number of electrons, जो भी उस valence shell में electrons जाते हैं उनको हम बोलते हैं valence electrons of the atom। अब ये जो valence electrons होते हैं ना, इनका ही सारा खेल है, because every property of the atom, the way it reacts, with whom it reacts, how vigorously it reacts, all depends on these valence electrons। ऑल्सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, ये कैसे अपने ऑर्बिट से बाहर नहीं जा रहे हैं, दे आर प्रेजेंट इन देयर ऑर्बिट्स एंड दे आर रिवॉल्विंग ऑल द टाइम। उसका आंसर ये है कि जो हमारा सेंटर है विच इज ऑफ कोर्स पॉजिटिवली चार्ज, और हमारे जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज, they are being attracted by the positive center by electrostatic attraction, और इसको हम लोग न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी बोलते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही जनरल बात है कि अगर हमारी न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगी, न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो एटम छोटा सा हो जाएगा, ओके, बिकॉज अट्रैक्शन ज्यादा है, और अगर अट्रैक्शन कम होगी तो ऑफकोर्स हमारा एटम बड़ा हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द साइज ऑफ द एटम इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय दिस nuclear charge. So like we already know, in our periodic table we have 7 vertical periods and we have 18 horizontal groups, ठीक है। तो हम लोग कभी भी किसी ग्रुप में when we go down a group and across a period, तो क्या ट्रेंड फॉलो होता है वो भी एक स्लाइड में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम्पल लिया है, ओके, एंड व्हेन वी गो डाउन इन अ ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल, तो एज यू कैन क्लियरली सी कि इन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हो रहा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप है तो इन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, बट इफ यू लुक केयरफुली इन सब में शेल अलग अलग है। पहले शेल 1 था, देन शेल्स 2 थे, देन शेल्स 3 हो गए, एंड सो ऑन। अगर हम नीचे जाएंगे तो शेल्स बढ़ते चले जाएंगे, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में एक ही रहेगा, ओके, विच बेसिकली मीन्स व्हाट, क्योंकि शेल नंबर बढ़ रहा है, ओके, शेल्स आर इंक्रीजिंग, द एटम इज बिकमिंग बिगर एंड बिगर इन साइज एज वी गो डाउन द ग्रुप। सेकेंड चीज ये भी है, क्योंकि हमारा जो सेंटर है, हमारा न्यूक्लियस है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि वो दूर होता जा रहा है उससे, ओके, बिकॉज शेल नंबर बढ़ रहा है, इतना इजीली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और न्यूक्लियर चार्ज भी कम होता रहा है बिकॉज हमारा इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस दूर हो गया, राइट। सो दिस कॉन्फर्स टू द साइज इंक्रीज। सेकेंडली मेटल्स क्या होते हैं,
मेटल्स हमारे वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, कि दे वांट टू गिव आउट देयर इलेक्ट्रॉन एंड बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसलिए हम बोलते हैं कि मेटल्स हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, है ना। दैट्स वाई सोडियम कन्वर्ट्स टू सोडियम प्लस आयन एज सून एज इट गेट्स अ चांस टू, राइट। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर होता जा रहा है हमारा, है ना। सो बिकॉज वो दूर होता जा रहा है, न्यूक्लियस उसको आसानी से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो फटाफट भागेगा, ओके। इट वांट्स टू जस्ट गो अवे, और वो इजीली जा भी पाएगा क्योंकि न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। एंड दैट इज वाई डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ता है, ठीक है। सो डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी और मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं व्हाट हैपेंस अक्रॉस अ पीरियड। तो क्योंकि यहाँ पे मैं सेकेंड पीरियड की बात कर रही हूँ, यू कैन सी दैट सारे के सारे जो भी हमारे एटम्स हैं अक्रॉस अ पीरियड, सब में शेल्स सेम है, विच इज 2 शेल्स ओनली, है ना। बट इलेक्ट्रॉन्स यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग। तो क्या होगा, सेम शेल में तुम इलेक्ट्रॉन्स डाले जा रहे हो, राइट। इलेक्ट्रॉन्स दूर नहीं हो रहे बिकॉज शेल्स उतने ही है, बट उसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स एडअप हो जा रहे हैं। तो जो न्यूक्लियस है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को और तेज अट्रैक्ट करेगा बिकॉज देयर आर मोर इलेक्ट्रॉन्स, सो मोर अट्रैक्शन इज गोइंग टू बी देयर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज गोइंग टू बी हायर, एंड दैट इज वाई across a period the size of atom is going to decrease, ठीक है। और क्योंकि एटम छोटा होता जा रहा है, तो ऑफ कोर्स एवरी इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी अट्रैक्टेड मच हायर, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो भाग तो बिल्कुल नहीं सकता, राइट। सो विच मीन्स इट इज नॉट एट ऑल इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा, मेटल का उल्टा क्या होता है, नॉन मेटल, राइट। सो एज वी गो अक्रॉस अ पीरियड, ठीक है, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, ना कि देने की टेंडेंसी, राइट। द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स इज गोइंग टू इंक्रीज, और इसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इज इट क्लियर? सो डाउन द ग्रुप जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, अक्रॉस द पीरियड जाओगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस। सो दिस इज मच मोर ऑफ एन एक्सप्लेनेटरी पिक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल। लिथियम से जैसे तुम सीजियम पे आओगे, यू कैन सी द साइज इज मच मोर बिकॉज हम लोग डाउन द ग्रुप जा रहे थे, राइट। बट लिथियम से जैसे तुम फ्लोरीन को देखोगे अक्रॉस द पीरियड, द साइज ऑफ फ्लोरीन इज जस्ट सो स्मॉल, राइट, बिकॉज अगेन इलेक्ट्रोडेंसिटी बढ़ रही है। सो दिस इज वॉट द बेसिक आइडिया ऑफ द ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल इज। सो जो अभी हमने ट्रेंड्स पढ़े उसके बेसिस पे इफ आई वांट टू टॉक अबाउट द मोस्ट मेटालिक एलिमेंट, तो वो कौन सा होगा? द मोस्ट मेटालिक एलिमेंट विल बी दैट एलिमेंट सबसे बड़ा है इन साइज, एंड दैट इज वाई द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन बी इजिली लॉस्ट, ठीक है, क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टी वही होती है अपना इलेक्ट्रॉन इजिली लूज करना, बिकॉज इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं वो। सो दैट इज गोइंग टू बी योर फ्रांशियम बिकॉज इट इज बिगेस्ट इन साइज, है ना। If I talk about the most non-metallic element, that is going to be fluorine, क्योंकि वो सबसे छोटा है, okay, and because of that nuclear attraction सबसे ज्यादा है, and जो इलेक्ट्रॉन है वो भाग तो बिल्कुल नहीं सकता बल्कि वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींचेगा बिकॉज इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस है, वो छोटी सी जगह में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स क्लब इन हो गए हैं, सो इट इज हैविंग मच हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एंड दैट इज वाई इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट। सो जो हमने अभी ट्रेंड्स पढ़े वो क्यों जरूरी था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो वैसे भी कार्बन की केमिस्ट्री है, तो सिर्फ कार्बन का पढ़ के हम लोग लेट गो कर सकते थे, बट नो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर we have to talk about the different bonds which carbon makes with other elements also like chlorine, fluorine, oxygen and much more, and we have to talk about their bond strengths, ठीक है, how acidic and basic a molecule can be, और इन सब के लिए हमको ये ट्रेंड्स पता होने चाहिए, that is why these trends should be on our tips, okay? Now let's move on to the basics of organic chemistry. So as I said, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ते हैं, उनके मैकेनिज्म्स पढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। बट एक चीज जो कॉमन हमेशा रहती है वो ये है दैट फर्स्ट वी स्टार्ट विद अ रिएक्टेंट, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो है, सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर जो भी हम लोग करवा रहे हैं वो होने वाला है। इट कैन बी, you know, it can be addition, substitution, whatever, and we'll talk about all these reactions in a while, but जो भी हम करवाएंगे वो इसके ऊपर करवाएंगे, so this or reactant is going to be called a substrate molecule, ठीक है। अब हम लोग जो भी करवाना चाह रहे हैं, let's say addition, elimination, substitution, whatever, वो ऐसे हवा में अपने आप तो नहीं हो जाएगी ना, we have to add something, okay, कुछ ना कुछ हमें अपने आप से add करना पड़ेगा so that reaction start हो, okay, and that's something which we are adding for the reaction to actually happen is called a reagent, क्योंकि ये reaction को करवाता है, it is the reagent of the reaction, ठीक है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग सिंस मैकेनिज्म्स को स्टडी करते हैं तो हम लोग डायरेक्टली रिएक्शन से प्रोडक्ट पर नहीं पहुंचते हैं,
वी टॉक अबाउट अ सर्टेन इंटरमीडिएट जो बीच में पहले बनता है और उसके बाद ही हमारा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। सो योर सबस्ट्रेट on addition of a reagent is going to convert into an intermediate which will further convert to the product, ठीक है। बट लाइफ इतनी अच्छी भी नहीं है कि जो हम चाहें फटाफट से बन जाए और बात खत्म हो जाए, ऐसा भी नहीं होता है। whenever you want a product, तो ऐसा बहुत रेयर के सिनेरियो में ऐसा होता है कि जो तुम चाह रहे हो सिर्फ वो बन जाए, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। यू विल डेफिनेटली एंड ऑलवेज गेट अ साइड प्रोडक्ट और अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि तुम्हारा डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं है, जो तुम्हें चाहिए वो नहीं है, बट वो स्टिल हमेशा बनेगा, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड योर बाय प्रोडक्ट। तो ये एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी जनरल रिएक्शन जो है वो इसको तो फॉलो करेगा। तो हमने एक बेसिक तो आज समझ लिया कि सबस्ट्रेट है, ठीक है, इंटरमीडिएट है जो रिएजेंट से बनेगा, प्रोडक्ट है और बाय प्रोडक्ट भी है। So this what we see on our screen is a very simple organic molecule which is ethane molecule. एक saturated structure है ये, all bonds are sigma bonds or single bonds, है ना। But the most important thing which you guys absolutely have to remember all the time is कि कभी भी कोई covalent bond अगर है, ठीक है, that bond means sharing of 2 electrons between the 2 atoms जहाँ पे भी वो bond है। डबल बॉन्ड है तो मतलब शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द 2 एटम्स। ट्रिपल बॉन्ड है तो मतलब शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द 2 एटम्स। बेसिकली एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं बिटवीन द 2 एटम्स इन बिटवीन विच द बॉन्ड इज द कोवैलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट, ठीक है। बट अगला क्वेश्चन ये है कि क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन्स विच आर बीइंग शेयर्ड, ओके, विच आर अ पार्ट ऑफ अ बॉन्ड, अ कोवैलेंट बॉन्ड, तो क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर हो रहे हैं बिटवीन द 2 एटम्स or something is not right? So let's talk about this sharing, whether it is equal sharing or sort of an unequal sharing in some cases. So to talk about this sharing of electron जो हमने अभी तक ट्रेंड्स पढ़े थे, देखो उनका यूज आ गया, ओके। सो व्हाट यू सी ऑन योर स्क्रीन इज अ लिस्ट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। ये हमारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ओके, एंड यू कैन सी सम नंबर्स रिटन, है ना। तो ये जो नंबर्स हैं ये प्लीज याद कर लो। These numbers are the numbers which represent their electronegativity on the Pauling scale, 1 being the lowest and 4 being the highest, ठीक है। तो 1 हमारा लिथियम का है, which basically means कि लिथियम हमारा बिल्कुल भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, बल्कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्योंकि वो मेटल है, राइट, वो इलेक्ट्रॉन को देना पसंद करेगा इंस्टेड ऑफ लेना। And fluorine, as you can see, is having the highest value of 4, which means it is the highest electronegative, which means इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग सिर्फ इतना होता है कि हमारा एटम जो है वो छोटा सा है, उसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, छोटे से एरिया में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इट इज गोइंग टू बी हैविंग मच मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, क्योंकि वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, राइट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दीज नंबर्स विच आर रिटन। तो अगर मैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बनाऊं, ठीक है, इफ आई लुक एट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ दीज टू, वी कैन सी कार्बन इज हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 2.5 एंड ऑक्सीजन इज हैविंग 3.5, which means oxygen is much more electronegative than carbon. तो अगर मैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाऊंगी तो मैं शेयर पेयर को तो बीच में रखूंगी बिकॉज आई जस्ट नो कि शेयरिंग होनी है, ठीक है। बट ऑक्सीजन क्या है, इट इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, एंड दैट इज वाई ऑक्सीजन इज गोइंग टू हैव अ डेल्टा नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है बिकॉज शेयर तो इलेक्ट्रॉन हो रहे थे बट ऑक्सीजन ने ज्यादा अपनी तरफ खींच लिए बिकॉज इट वॉज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, दैट्स व्हाई कार्बन इज गोइंग टू हैव अ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इनको तुम आयन से कंफ्यूज मत करना, ये हमारे पॉजिटिव या नेगेटिव कैटायन एनायन नहीं है, इट्स जस्ट अ डेल्टा पॉजिटिव, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे और थोड़ा सा पॉजिटिव है हमारे कार्बन पे। एंड दिस काइंड ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड जहां पे शेयरिंग इक्वल नहीं है because of difference in electronegativity is called your polar covalent bond. अब एक और चीज समझते हैं। हमने स्टार्टिंग में समझा है कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट हैं, दे आर प्रेजेंट इन द शेल्स एंड फर्दर इन द सब शेल्स विच इज SPDF सब शेल्स, और इसको हम बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्योंकि ये एटम्स की ऑर्बिटल्स होती हैं, ठीक है। बट जब हम किसी मॉलिक्यूल की बात करते हैं, इन दैट केस योर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट बिकॉज दे आर बीइंग शेयर्ड नाउ, राइट। अब वो किसी एक एटम के नहीं है, वो शेयर हो रहे हैं बिटवीन 2 एटम्स, तो अब वो प्रेजेंट होते हैं इन योर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। और ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होती हैं, ये इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। मूविंग ऑन, जो हमारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनके बेसिस पे वी हैव सर्टेन हाइब्रिडाइजेशंस लाइक वी हैव sp, sp2, sp3, ओके। और इनमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स अब प्रेजेंट होते हैं हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में।
तो हमारे जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, वी नो वी सिंगल बॉन्ड्स को हम लोग सिग्मा बॉन्ड्स भी कहते हैं, दे आर फॉर्म्ड विद हेड ऑन ओवरलैप, ठीक है। जब दो एस ऑर्बिटल्स ऐसे हेड ऑन ओवरलैप करती हैं या दो पी ऑर्बिटल्स ऐसे हेड ऑन ओवरलैप करती हैं, उससे बनते हैं हमारे सिग्मा और सिंगल बॉन्ड्स। एंड बिकॉज वो हेड ऑन ओवरलैप से बनते हैं तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। वरस हमारे जो पाई बॉन्ड्स होते हैं, विच इज मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, ये बॉन्ड बनते हैं विद साइडवेज ओवरलैप, ठीक है। तो हमारे दो पी ऑर्बिटल से साइडवेज ओवरलैप करेंगे तो हमारे बनेंगे पाई बॉन्ड्स। एंड बिकॉज दे आर फॉर्म्ड विद साइडवेज ओवरलैप तो ये अकेले इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ठीक है। बट हमेशा जब भी कोई ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड होता है, उसमें से पहला बॉन्ड हमेशा हमारा सिंगल बॉन्ड होता है एंड सेकेंड बॉन्ड इज योर pi bond, okay. That is why if we compare a single bond and a double bond is going to be stronger because वो दोनों से मिलके बना है, सिंगल में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। बट अगर मैं एक सिंगल हेड ऑन ओवरलैप और साइडवेज से कंपेयर करूंगी तो हेड ऑन ओवरलैप इज गोइंग टू बी मच मोर स्ट्रॉन्गर। अब अगर मैं बात करूं मीथेन मॉलिक्यूल की, तो हाइब्रिडाइजेशन उसकी होती है sp3, which is why the shape is tetrahedral. If I talk about the ethene molecule which has a double bond, that's why उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 and the shape is trigonal planar, जो कि sp2 की होती ही है। If I talk about ethyl molecule which has a triple bond, the shape is linear and hence the hybridization is sp, ठीक है। तो अगर मैं कार्बन कार्बन डिस्टेंस, बॉन्ड डिस्टेंस कंपेयर करूंगी इथीन और इथाइन मॉलिक्यूल में, so it's clearly visible कि इथाइन मॉलिक्यूल के कार्बन एटम्स और भी पास है। अगेन बिकॉज यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो कार्बन एटम्स और भी क्लोज हैं, और भी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है कंपेयर टू दिस डबल बॉन्ड, एंड दिस इज व्हाई द बॉन्ड डिस्टेंस इज इवन लेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्रेकिंग दीज सिग्मा बॉन्ड्स, ओके। तो अगर मैं इन सिंगल बॉन्ड्स को ब्रेक करती हूँ, एज वी ऑलरेडी नो, बॉन्ड मतलब क्या? बॉन्ड मतलब शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, ठीक है। सो इफ आई ट्राई टू ब्रेक दिस शेयर्ड बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम्स, तो दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज जो हो सकती है उसमें ये हो सकता है कि दोनों के दोनों शेयर्ड पेयर्स किसी एक कार्बन के पास चले जाएंगे और दूसरा वाला बेचारा बिना किसी इलेक्ट्रॉन के साथ रह जाएगा, ओके। सो द वन विच इज हैविंग नो इलेक्ट्रॉन विद इटसेल्फ, कोई भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास आया ही नहीं, वो बेचारा इलेक्ट्रॉन की कमी के साथ रह गया, दैट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर। एंड क्योंकि उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इट विल बी कॉल्ड अ कार्बोकेटायन, ओके। ओनली बिकॉज एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सो वी आर कॉलिंग इट अ कार्बोकेटायन, अदरवाइज इट वुड हैव बीन नॉर्मली अ केटायन। लेकिन वो कार्बन एटम जिसके ऊपर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले गए, ओके, बिकॉज शेयरिंग के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन्स उस कार्बन के हो गए, दैट कार्बन इज गोइंग टू हैव अ हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड अ कार्ब एनायन, दैट इज गोइंग टू बी अ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, ओके। एंड क्योंकि ये कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ कार्ब एनायन। इस काइंड ऑफ क्लीवेज को हम बोलते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज। क्यों इसको हेट्रोलिटिक क्लीवेज कहते हैं? बिकॉज दोनों के दोनों कार्बन एटम के साथ सेम चीज नहीं हुई, एक को तो मिल गए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, एक को मिला कुछ नहीं, राइट। सो दिस काइंड ऑफ क्लीवेज इज कॉल्ड अ हेट्रोलिटिक क्लीवेज। एंड ये हमारी कब होती है? when they're in a reaction, there's acids, bases, okay. When acids and bases are involved, this kind of cleavage take place and ions are formed. Is it clear? दूसरी चीज क्या हो सकती है? The second way in which this single bond or covalent bond can break is कि वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, दोनों एक कार्बन एटम पे ना जाके एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन पे जाएगा, दूसरा दूसरे कार्बन पे जाएगा, ठीक है। दिस काइंड ऑफ क्लीवेज इज कॉल्ड अ होमोलिटिक क्लीवेज। क्यों इसको होमोलिटिक क्लीवेज कहते हैं? बिकॉज अब दोनों कार्बन एटम के साथ सेम हुआ, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, ओके। एंड इन दिस केस we get what we call free radicals, or in this case carbon free radicals, क्योंकि यहाँ पे कोई आयन नहीं बना, we don't have a positive and negative center, we have free radicals which are formed. और ये कब होता है? This happens whenever a reaction takes place in presence of heat or light, ठीक है। तो तुम्हें बहुत जगह पे heat और light ऐसे लिख के नहीं देंगे। Whenever there is heat, we'll have a triangular structure as you can see, और जब भी लाइट होगी we will have H nu as you can see, okay। तो हीट और लाइट में होती है हमारी होमोलिटिक क्लीवेज, जिसमें बनते हैं हमारे फ्री रेडिकल्स। So if you compare the homolytic and heterolytic cleavage, in heterolytic cleavage you will see कि तुम्हें ions मिलते हैं, cations and anions मिलते हैं, right? And the reaction takes place in presence of acids and bases. The second thing you will notice is कि यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हारा arrow different है, क्योंकि यहाँ पे arrow talks about okay movement of both the electrons together. That's why यहाँ पे एक full arrow है,
ओके, बट इफ यू टॉक अबाउट द होमोलिटिक क्लीवेज, यहाँ पे सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बात हो रही है. दैट इज वाई यू कैन सी कि एरो में सिर्फ सिंगल हेड है. दिस काइंड ऑफ एन एरो इज कॉल्ड अ फिश हुक एरो विच इज यूज्ड इन योर होमोलिटिक क्लीवेज टू शो द मूवमेंट ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन. बट कहीं पे भी हो, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जब भी शो करोगे, इट विल बी फ्रॉम अ हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू अ लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड कि कितना समझ में आया है. So now let's practice some questions on homolytic and heterolytic cleavage, है ना. तो पहला क्वेश्चन मुझे ये बोल रहा है कि यहाँ पे Cl बॉन्ड है and of course one bond means sharing of two electrons and this breaking is taking place in presence of heat. ठीक है, और heat के presence में हमारी कौन सी होती है? We have a homolytic cleavage. So in this case we have chlorine, two chlorine free radicals which are formed. सेकेंड केस में वो बोल रहा है कि वी हैव CH3 बॉन्ड, ओके, विच वी हैव एन ईथेन मॉलिक्यूल और ये ब्रेकिंग हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. ओके, सो अगेन यहाँ पे भी हमारी कौन सी होती है? वी हैव अ होमोलिटिक क्लीवेज. वी नो कि होमोलिटिक होती है हीट या लाइट की प्रेजेंस में. एंड वी हैव मिथाइल रेडिकल्स और मिथाइल फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म. ठीक है, हियर वी हैव अ मॉलिक्यूल ऑफ CH3Br. अब बिकॉज मुझे पता है कि ब्रोमीन की इलेक्ट्रो डेंसिटी ज़्यादा होती है, मतलब वो क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ब्रोमीन साथ में लेके बाहर निकल जाएगा एंड वी हैव व्हाट वी हैव CH3 पॉजिटिव कार्बोकेटायन एंड Br माइनस ब्रोमाइड आयन बन जाएगा. ठीक है, तो ये हमारी हुई हेटेरोलिटिक क्लीवेज. सिमिलरली यहाँ पे तुम देखोगे तो वी हैव CH3 एंड Mg का बॉन्ड है. अब भाई Mg तो क्या है? Mg इज अ मेटल. ठीक है, तो मेटल से कंपेयर करेंगे हम कार्बन को तो ऑफ कोर्स मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, कार्बन की ज़्यादा है ना. तो किसी भी मेटल्स, बिकॉज मेटल्स आर हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है ना, तो इसीलिए इस केस में ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ये कार्बन लेके निकल जाएगा. होगी तो हमारी हेटेरोलिटिक क्लीवेज ही, बट हियर वी हैव कार्ब एनायन फॉर्म अलॉन्ग विद MgBr, okay, which will be having a positive charge. Talk about the NCERT example 12.1. तो उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है CH3SCH3. ओके, सो नाउ जो बॉन्ड है कार्बन और सल्फर के बीच में है, और अब मैं कंपेयर करूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ कार्बन एंड सल्फर, तो स्टार्टिंग में हमने ट्रेंड्स पढ़े हैं, राइट. तो प्लीज जाके उसे देखो एंड यू विल रियलाइज कि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है. सो नाउ ये दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर लेके चला जाएगा एंड यू विल बी हैविंग CH3 पॉजिटिव और कार्बोकेटायन एंड SCH3 नेगेटिव अनायन फॉर्म. ठीक है, CH3Cn की बात करेंगे यहाँ पे तो वी हैव अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन. ओके, बट यहाँ पे कार्बन अटैच्ड है नाइट्रोजन से एंड ये वाला कार्बन अटैच्ड है 3 हाइड्रोजन से, है ना. सो दिस कार्बन इज अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप. दैट इज वाई दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू गो टुवर्ड्स Cn एंड वी हैव CH3 positive cation and Cn minus anion. Okay, talking about CH3Cu, अभी तो पढ़ा यार, कोई भी हमारा अगर मेटल होगा, कॉपर इज ए मेटल, राइट, इट इज गोइंग टू बी मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव. सो दैट इज वाई यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है ये हमारा कार्बन लेके चला जाएगा एंड वी हैव CH3 anion and copper cation form. ठीक है, now let's talk about stability of the carbocations. Well, we both know that कार्बोकेटायन एक ऐसा मॉलिक्यूल है, एक ऐसा कार्बन मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, यानी कि इट इज इन नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, और जब तक उसको इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे वो स्टेबल तो नहीं होगा, राइट. सो इफ आई टॉक अबाउट द मिथाइल कार्बोकेटायन, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज एंड इट इज हैविंग द शेप ऑफ ट्राइगोनल प्लेनर एंड उसके अबव एंड बिलो यू कैन सी एक p ऑर्बिटल है जो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है बिकॉज वहां का इलेक्ट्रॉन तो जा चुका है, राइट. So if you carefully notice, it's trying to say something to you. It is saying that I need electrons. अब उसको electrons कैसे supply करेंगे? Let's try to find that out. So if I talk about all these structures, ये सारे के सारे हमारे कार्बोकेटायंस हैं. बट अगर मैं एक डिफरेंस देखूंगी तो आई विल नोटिस कि जो पहला कार्बोकेटायन है इट इज अ 3 डिग्री कार्बोकेटायन. क्यों? बिकॉज इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 3 कार्बन एटम्स, राइट. whereas this one is a 2 डिग्री कार्बोकेटायन क्योंकि ये अटैच्ड है 2 कार्बन एटम से. दिस वन ऑन द अदर हैंड इज अ 1 डिग्री कार्बोकेटायन क्योंकि ये सिर्फ एक कार्बन एटम से अटैच्ड है एंड दिस वन इज अ मिथाइल कार्बोकेटायन क्योंकि ये तीनों हाइड्रोजन से अटैच्ड है, इसके पास कोई भी कार्बन एटम नहीं है. ओके, नाउ ये जो कार्बन एटम्स होते हैं या जो डिफरेंट मिथाइल ग्रुप्स होते हैं ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस सिंगल बॉन्ड के जरिए इस पॉजिटिव चार्ज को देते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे 3 डिग्री में वी हैव 3 सच प्लेसेस, तो 3 जगह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है.
है ना, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही तो चाहिए इसको बिकॉज इट इज इन नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट. सो दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज गोइंग टू बी सप्लाइड टू दिस पॉजिटिव सेंटर, जिससे कि ये स्टेबलाइज हो जाएगा. अब यहाँ पे सिर्फ दो जगह से आएगी बिकॉज दो ही हमारे पास कार्बन अवेलेबल है, 2 डिग्री 1. यहाँ पे सिर्फ एक जगह से आएगी बिकॉज एक ही अवेलेबल है और यहाँ पे तो आएगी ही नहीं, राइट. दैट इज वाई वी हैव 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज द मोस्ट स्टेबल एंड 1 डिग्री इज द लीस्ट स्टेबल. ओके, ये जो इफेक्ट है जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर पा रहा है कार्बन ग्रुप, ठीक है, इज कॉल्ड द इंडक्टिव इफेक्ट. और ये इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे लेटर, बट राइट नाउ अंडरस्टैंड कि why we have 3 degree carbocation as the most stable one and the methyl carbocation is the least stable one. Okay? अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन के बारे में. वेल, कार्ब अनायंस ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है बिकॉज हेटेरोलिटिक क्लीवेज के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन्स वो लेके चले गए थे, राइट. सो दे आर हैविंग इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स. सो दैट इज वाई जब तक उनके ऊपर एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी वो स्टेबल तो नहीं होंगे. That is why we have to somehow take this excess electron density away from them in order to make them stable, right? तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 because यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन जितने होने चाहिए वो सारे के सारे हैं, right? And if you clearly notice what they are trying to say, they are saying that please take this electron density away from me in order to become stable. अब इनको stable कैसे करेंगे? Let's find that out. Now if I look at all these structures, ये सारे के सारे मेरे कार्ब अनायंस हैं, but the first one is a 3 degree because it is attached to 3 carbon atoms, okay, or 3 carbon centers. Second one is a 2 degree attached to 2 carbon centers. Third one is a 1 degree and last one is a methyl carbocation. अब यहाँ पे unlike your carbocation, this does not need electrons, है ना, इसको तो electrons बल्कि अपने देने हैं because it is having excess electrons. अब अगर R ग्रुप्स जो हमारे प्रेजेंट है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेंगे इसको तीनों तरफ से, तो ये और अनस्टेबल होगा. एक तो वैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन से ऊपर से और इलेक्ट्रॉन्स अगर आएंगे सो इट विल बी लेस एंड लेस स्टेबल, राइट. दैट इज वाई हमारा मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन होता है मिथाइल कार्बन आयन बिकॉज यहाँ पे कहीं से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके नहीं आ रही है बाय इंडक्टिव इफेक्ट एज कम्पेयर टू द लास्ट वन विच इज द 3 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड हो रही है बाय इंडक्टिव इफेक्ट. ओके, सो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन आयन. इसको जितना कम इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये उतना स्टेबल होगा, राइट. सो दैट्स वाई दिस वन इज द मोस्ट स्टेबल एंड दिस वन इज द लीस्ट स्टेबल. नाउ लेट अस प्रैक्टिस अ क्वेश्चन ऑन स्टेबिलिटी ऑफ दीज कार्बोकेटायंस. ठीक है, तो ये सारे के सारे मेरे कार्बोकेटायंस है, ये तो मुझे बहुत क्लियरली विजिबल है, बट आई नो कि ये जो है मेरा कनेक्टेड है 1 2 3 कार्बन से, तो ये मेरा 3 डिग्री कार्बोकेटायन है. दिस इज कनेक्टेड टू ओनली 1 कार्बन, सो इट इज अ 1 डिग्री कार्बोकेटायन एंड दिस कनेक्टेड टू 2 कार्बन्स, तो ये मेरा 2 डिग्री कार्बोकेटायन है. सो आई नो वेरी क्लियरली कार्बोकेटायन को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, राइट. तो जितनी तरफ से मिलेंगे उतना अच्छा है इसके लिए. सो दैट इज वाई ये जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट स्टेबल, राइट. And of course the 1 degree is going to be the least stable, okay, and this is going to be somewhere in between. अब अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायंस की, तो ये मेरे कार्ब अनायंस हैं. अब जो कार्ब अनायंस होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उनके पास एक्स्ट्रा होती है, राइट. सो दे हैव टू समहाउ गिव आउट दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. तो ये जो CH3 ग्रुप है ये तो क्या करेगा, ये तो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा, तो ये तो भाई डिस्टेबलाइज कर रहा है मॉलिक्यूल को, राइट. वेयरएज ये जो मेरा Cl ग्रुप है, सबको पता है कि क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज हायर देन दैट ऑफ कार्बन, राइट. तो दैट इज वाई ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा और इस तरह ये जो एक्सेस नेगेटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ ले लेगा, राइट. दिस इफेक्ट इज एक्चुअली कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट और -I इफेक्ट, जिसके बारे में आगे जाके हम और पढ़ेंगे. बट बेसिकली दिस क्लोराइड इज गोइंग टू एक्सट्रैक्ट द एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम दिस कार्बन एटम एंड दिस इज वाई दिस विल बिकम मोस्ट स्टेबल, ओके, क्योंकि कार्बन आयन है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उससे हम ले रहे हैं, whereas this is going to be the least stable molecule. Is that clear? Now let's talk about what are nucleophiles and electrophiles. सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में. What are nucleophiles? Philes meaning loving, okay? So अगर मैं बोल रही हूँ कि something is a nucleophile, it means it is in love with nucleus, right? तो अगर कोई चीज न्यूक्लियस से लव कर रही है, सो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना होता है, क्या कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, राइट. सो अगर कोई चीज पॉजिटिव लविंग है मतलब वो सेल्फ नेगेटिव होगी. दैट इज वाई योर न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड and N से nucleophile and N से negative, you can link it like that, but it's not always that is going to have a negative charge. मतलब उसके ऊपर एक excess electron density होगी और हमेशा याद रखना वो एक ऐसी electron density है जो वो donate करना चाह रहा है,
Okay, so nucleophiles are those structures which are having excess electron density on them and they want to donate this electron density, और ऐसे structures को हम बोलते हैं nucleophiles. For example, you can see you have ammonia molecule. It is having a lone pair जो कि एक excess electron density है जो ये donate कर सकता है, right? That is why it is a nucleophile. We have Cn minus, इसके ऊपर तो minus charge ही है, so it's clearly a nucleophile. We have Br minus, again having a minus charge. We have C minus, again having a minus charge, okay? And finally we have an ethene molecule. अब ethene molecule nucleophile कैसे है? Of course है, क्योंकि उसके ऊपर एक double bond है. Single bond मतलब sharing of 2 electrons. डबल बॉन्ड मतलब शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वो जो बीच में कार्बन कार्बन के बीच में जो एक बॉन्ड है उसके ऊपर बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बिकॉज इट्स एक्चुअली डबल बॉन्ड, इट इज शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैपनिंग, तो वो भी एक पोटेंशियल न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स. Let's now talk about what are electrophiles. Again, files meaning loving, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन लविंग है. क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लविंग है तो सेल्फ पॉजिटिव होंगे. That is why your electrophiles are those molecules which have a electron deficient center or a positive charge, but एक ऐसा positive charge जिसको electrons चाहिए. Always remember this, okay? In the examples, I'll let you know why. So, species which have electron deficient center, like a positive charge or empty orbital, which is in need of electrons, always remember, मैंने इसको bold भी किया है, ठीक है? It should be in need of electrons, are your electrophiles. तो अगर मैं examples की बात करूँ, you have examples like again your carbocation, methyl carbocation, it is in desperate need of electrons, right? Then we have CH3Br, where CH3Br में you can see that carbon एक ऐसा center है, because your bromine is more electronegative, so it is going to attract the electron density toward itself, है ना? बिकॉज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है और कार्बन के पास बेचारे के पास कम इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, एंड दैट इज व्हाई इट इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, इवन दो इट इज नॉट हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, बट वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जरूर है ना. टॉकिंग अबाउट BF3, अब अगर तुम BF3 पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कंपेयर करोगे, ऑक्टेट में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, बट BF3 के ऊपर टोटल ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इवन आफ्टर शेयरिंग. दैट इज व्हाई इट इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर विच इज इन नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Then finally we have Na plus, इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज ही है, इट इज डेफिनेटली इलेक्ट्रोफाइल, है ना? नो माई फ्रेंड्स, Na पॉजिटिव इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल. एज आई सेड, ऐसा पॉजिटिव सेंटर विच इज इन नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट सोडियम ने तो अपने आप इलेक्ट्रॉन दिया ना, इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, तो वो चाहेगा कि जल्द से जल्द उसका इलेक्ट्रॉन चला जाए, इट शुड बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो उसने अपनी मर्जी से अपना इलेक्ट्रॉन बाहर दिए. भाई ऐसे कैसे वी आर अगेन ट्राइंग टू गिव इट इलेक्ट्रॉन, so that's why it is not in need of electrons, and that is why your Na plus is not an electrophile. Okay, so always see, कभी भी कोई metal का positive charge होगा, Mg2 plus तुम देख लो, Na plus देख लो, they are not electrophiles, they are not in need of electrons, उन्होंने खुद ही अपना इलेक्ट्रॉन बाहर दिया है, right? So these are your electrophiles. तो ये हमारा एक NCERT एग्जाम्पल है जिसमें हमें बताना है कि कौन कौन से हमारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं विच इज़ नेगेटिवली चार्ज और हैविंग एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और कौन कौन से हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं विच इज़ कॉज हैविंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर. ओके, तो अगर हम लोग पहले की बात करें, इट इज़ HS माइनस, ऑफकोर्स माइनस चार्ज है तो इट इज़ डेफिनेटली अ न्यूक्लियोफाइल. ओके, BF3 की बात करें तो अगर तुम बोरॉन पे विच इज सेंट्रल मेटल एटम, इस पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे, इट इज गोइंग टू बी ओनली 6. ओके, और होने कितने चाहिए? 8 फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, राइट? तो क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है बल्कि 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इट इज हैविंग एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, इट इज गोइंग टू बी एन इलेक्ट्रोफाइल, और दिस सेंटर इज गोइंग टू बी एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर. ओके, C2H5O minus, again having a negative charge, it's a nucleophile. N for negative, N for nucleophile. Okay, so because it is having excess electron density on it. CH3 thrice nitrogen, तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, इट इज नाइट्रोजन विथ 3 CH3 ग्रुप्स. ओके, एंड नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, राइट? ये तो पता ही है हमें. सो दिस लोन पेयर बेसिकली इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये जो हमारे CH3 ग्रुप्स हैं ये इसको और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. तो बेसिकली ये जो लोन पेयर है ये और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा टू बी डोनेटेड, राइट? तो डेफिनेटली अ न्यूक्लियोफाइल बिकॉज एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. Cl पॉजिटिव, ऑफ कोर्स अ पॉजिटिव चार्ज. अब पॉजिटिव चार्ज Cl पे है तो क्या वो इलेक्ट्रोफाइल है? डेफिनेटली है, बिकॉज Cl के ऊपर तो नेगेटिव होना चाहिए, राइट? बिकॉज Cl इज व्हाट? इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल. CH3 पॉजिटिव O, तो दिस कार्बन बेसिकली इज व्हाट? इट इज अ पॉजिटिव सेंटर, ये तो मैं दिख ही रहा है, बट इट इज ऑल्सो अटैच टू ऑक्सीजन
और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट, तो वो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, है ना. दैट इज वाई दिस इज डेफिनेटली एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, मतलब क्योंकि इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर. Now we have NH2 positive, NH2 negative. NH2 negative, of course, having a negative charge, it is a nucleophile, right? Whereas NO2 positive, positive charge, it's a electrophile. तो ये एक NCERT example है 12.2, very easy. I hope you understood what's the point, what is the difference between a nucleophile and an electrophile. So this was it for the first lecture for organic chemistry. Now you all can head off to EduRev, practice the test, read the notes, and stay tuned for more.